एक व्यक्ति महाकुंभ से अपने बेटे को फोन मिलाता है और जब बेटा फोन उठा लेता है तो व्यक्ति सिर्फ रोए रोए जा रहा होता है और कुछ नहीं कहता है। तो बेटा कहता है कि पापा आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही, हमें भी जानना है, आप रो क्यों रहे हो। क्योंकि बेटा भी अपने पिता को रोते हुए देख के सिर्फ परेशान ही हो रहा था और जब तक उसे वो कुछ बताते नहीं तो वो समझ भी नहीं पाता आखिर हुआ क्या है। तो पिता कहता है, महाकुंभ में तुम्हारी माँ कहीं गुम हो गई है और मैंने ऐसी कोई सी जगह नहीं छोड़ी है, कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढा नहीं हो। अब वो मुझे मिल नहीं रही है, तुम्हारी माँ आखिर गई तो गई कहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बेटा ये सुनने के बाद में काफी चौंक जाता है और फिर सोचता है एक मिनट के लिए कि अगर मैं भी परेशान होऊंगा तो पापा वहां पे ऑलरेडी परेशान हैं, कहीं ऐसा ना हो इनकी तबीयत खराब हो जाए प्रेशर में आकर और कुछ और हो जाए। तो बेटा कहता है, पापा आप तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा, माँ मिल जाएगी, आप शांति रखो, पहले घबराओ मत। और आपका जो पास में पुलिस स्टेशन है नजदीकी, कहीं जाकर माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराओ, जिससे कि माँ हमें जल्दी मिल सके और पुलिस हमारी मदद कर सके माँ को ढूंढने में। जब ये वाली बात बेटे की सुनता है पिता, तो वो थोड़ी तसल्ली में आता है और सोचता है कि चलो अब मैं ढूंढना शुरू करता हूँ, और ये वाली बात कह के फोन काट देता है। बड़ा बेटा छोटे भाई को बताता है ये वाली बात कि माँ ऐसे ऐसे महाकुंभ में गुम हो गई है, और दोनों भाई मिलकर अपने मामा को बताते हैं कि माँ कहीं गुम हो गई है, ऐसे ऐसे पापा का फोन आया था। अब बेटा कहते हैं, दोनों जो बेटे थे वो कहते हैं अपने मामा से कि हमें भी महाकुंभ जाना चाहिए और माँ को ढूंढना चाहिए, पापा अकेले कैसे ढूंढेंगे वहां पे, और जल्द से जल्द माँ की तलाश करनी चाहिए जिससे हमारी माँ हमें जल्दी मिल सके। अब जो मामा था वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। अब तीनों पहुंच जाते हैं महाकुंभ में। बहुत देर की मशक्कत के बाद में, काफी घंटों की मेहनत के बाद में उन्हें माँ मिल तो जाती है, लेकिन माँ कुछ इस हालत में मिलती है कि उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि माँ को हमें कभी इस हालत में भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जो दोनों बेटे थे उनकी माँ का कत्ल हो चुका था, और पुलिस ने जब जो अपराधी था उसका खुलासा किया और जब वजह जानी, तो वहां पे ना तो सिर्फ बेटे और ना सिर्फ मामा, जितने भी लोग थे सुनने वाले इस केस को, उनके होश उड़ गए थे, वो चौकन्ने हक्के बक्के रह गए थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं नशरा मिर्जा, और ये जो मैं आज आपको सच्ची घटना सुनाने वाली हूं वो है दिल्ली की। दिल्ली का एक एरिया है त्रिलोकपुरी, वहीं का एक व्यक्ति होता है रहने वाला जिसका नाम अशोक होता है। उम्र उसकी लगभग 38 साल होती है। एमसीडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी का काम करता है, और उसकी एक पत्नी होती है मीनाक्षी, जिसकी उम्र 35 साल होती है लगभग। मीनाक्षी लगातार अपने पति से कह रही थी कि सब कुंभ जा रहे हैं, सब स्नान करने के लिए जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, हमें चलना चाहिए। और वो 2-3 दिन से लगातार अपने पति से कुंभ जाने की जिद कर रही थी। जब पत्नी 2-3 दिन से कहे जा रही थी, जो पति था अशोक, वो सोचता है कि चलो तुम्हें ले ही चलते हैं कुंभ और तुम्हें स्नान करा ही लेते हैं, तुम जब इतनी जिद कर रही हो तो। पत्नी के कहने पे अशोक अपनी छुट्टी लेता है और छुट्टी लेके 17 फरवरी को महाकुंभ के लिए निकल जाता है और इलाहाबाद पहुंच जाता है। 18 फरवरी को महाकुंभ में ही ये अशोक और मीनाक्षी दोनों स्नान करते हैं, घूमते फिरते हैं। ये जो अशोक था उसने बताया कि एकदम से स्नान करने के बाद में एक भीड़ आती है, और एक भीड़ में ही जो इसकी पत्नी थी मीनाक्षी वो गुम हो जाती है। और व्यक्ति चारों तरफ तलाश करता है अपनी पत्नी को कि आखिर पत्नी भीड़ के बाद में गई तो कहाँ गई। चारों तरफ हर तट पर हर तरफ देखता है, लेकिन उसे उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखती है। मीनाक्षी का कहीं अता पता नहीं चलता है। उसके बाद में खोया पाया कैंप भी जाता है, वहां पर भी नहीं मिलती है। पुलिस वाले जो होते हैं वहां पर जगह जगह पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं महाकुंभ में, उनसे भी पूछता है, लेकिन उसकी पत्नी जो मीनाक्षी थी उसका कुछ पता नहीं चलता है। इधर बेटा अश्वनी, बड़ा बेटा, छोटा बेटा आदर्श, और जो मामा था उसका नाम था प्रवेश, तीनों मिलकर पहुंच जाते हैं इलाहाबाद जंक्शन पर। और इलाहाबाद जंक्शन से ही अपनी माँ की तलाश करनी दोनों बेटे चालू कर देते हैं, और हर तरफ हर किसी व्यक्ति को वो फोटो दिखाते हैं अपनी माँ का कि ऐसे ऐसे दिल्ली तिलकपुरी की रहने वाली है, मीनाक्षी नाम है, उम्र 35 साल है, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है। हर तरफ ढूंढते हैं, कोई जंक्शन, कोई थाना, कोई चौकी नहीं छोड़ते हैं अपनी माँ को ढूंढे बगैर, लेकिन उन्हें उनकी माँ का कहीं पता नहीं चलता है। और तो और तीनों अपने आपस में भी संपर्क में रहते हैं, क्योंकि सोचते हैं कहीं भाई छोटा है ये ना खो जाए। ये भी डर कहीं ना कहीं मामा के और बड़े भाई के मन में बना रहता है कि कहीं छोटा वाला हमारा भाई खो ना जाए।
लेकिन तीनों साथ साथ घूमते रहते हैं और संपर्क में भी रहते हैं। अपनी माँ की फोटो को तख्ती पर लगा रखा था, उनका नाम, उनका एड्रेस लिखा होता है उस पर, और उस तख्ती को हाथ में लेके घूमते रहते हैं कि किसी ने इन्हें कहीं देखा, किसी ने इन्हें कहीं देखा है। हर तरफ तलाश करने के बाद में, हर चौकी, हर थाना, उसके बाद वो पहुंचते हैं दोनों बेटे और मामा दरागंज थाने में। और दरागंज थाने में जाने के बाद में अपना पूरा वाकया बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी माँ गुम हो गई है, महाकुंभ में स्नान करने के लिए आई थी। वहीं पर एक पुलिस वाला बैठा होता है और पुलिस वाले की निगाह पड़ती है जो उनके हाथ में तख्ती थी, उस पर जो फोटो लगा हुआ था उनकी माँ का। वो फोटो देखने के बाद में पुलिस वाला उनसे कहता है कि तुम्हें जूसी थाने जाना चाहिए, वहां पर एक महिला मिली है। अब ये सुनने के बाद में उनके मन में एक उम्मीद की किरण जागती है कि शायद हमारी माँ अब हमें मिल जाए, और वो पहुंच जाते हैं जूसी थाने। जूसी थाने में एसएचओ के सामने, उपेंद्र प्रताप सिंह के सामने वो बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि सर हमारी माँ को ढूंढवा दीजिए, हमारे पिताजी के साथ में ऐसे ऐसे महाकुंभ में स्नान करने के लिए आई थी और मिल नहीं रही हैं, हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे हमारी माँ मिल जाएगी तो। जैसे ही जो उपेंद्र प्रताप सिंह थे उनकी निगाह उस फोटो पे पड़ती है जो बच्चों के हाथ में तख्ती थी, उनके मन में एक कहानी चलने लग जाती है। दरअसल 19 फरवरी सुबह के लगभग 6:30 बजे का टाइम होगा। जूसी थाना जो है उसी का एक इलाका लगता है आजाद नगर, और वहीं पर एक बस्ती है केवट बस्ती, उसमें एक छोटा सा लॉज होता है। 19 फरवरी 6 या 6:30 बजे का टाइम होता है और एक किराएदार होता है मोहन, वो सुबह सुबह टॉयलेट करने के लिए जा रहा होता है। जैसे ही वो टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, हक्का बक्का हो जाता है वो, और उसकी चीखें निकलने लग जाती हैं। उसकी चीखें इस कदर तेज होती हैं कि जो उसमें एक पुलिस वाला भी रहा करता था किराएदार, उसमें 2 किराएदार रहते थे, एक पुलिस वाला और एक और, वो भी पहुंचते हैं। और जो आसपास के लोग थे, क्योंकि सुबह 6:30 बजे का टाइम था, शांति का माहौल था बिल्कुल, तो पूरी पब्लिक उस लॉज में घुस जाती है। और जब वहां पे देखते हैं उस बाथरूम में एक महिला होती है जो खून से पूरा लथपथ होती है, पूरे फर्श पे खून ही खून पड़ा हुआ होता है। वो देखने के बाद में लग रहा था कि किसी ने महिला पे चाकू से वार किया है, धारदार चाकू से किसी ने वार किया है और महिला की उसमें ही हत्या हुई है। अब पुलिस क्या करती है, उस महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यही पता चलता है कि जो महिला है उसकी हत्या किसी ने चाकू से मार मार के की है। उसके बाद में पुलिस उनको तलाश करने की कोशिश करती है, अपराधी को भी, कि और ये महिला कौन है, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। अब क्या होता है, पुलिस वाले 72 घंटे तक डेड बॉडी रखते हैं, जो लापता डेड बॉडीज मिलती हैं उनको रखते हैं 72 घंटे तक। 72 घंटे उनका इंतजार करते हैं कि उनका परिजन, उनका कोई जानकार आ जाए और ये डेड बॉडी ले जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो या तो पुलिस वाले खुद ही या कुछ जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनसे अंतिम संस्कार करा देते हैं। लेकिन पूरा टाइम नहीं हो पाया था, क्योंकि 19 फरवरी का ये वाकया था। 20 और 21 फरवरी को ये जो दोनों बेटे थे और बच्चों का, उनका जो मामा था, वो अपनी बहन और बच्चे अपनी माँ को ढूंढते हुए फिर रहे थे। वो 20 फरवरी को पहुंच गए थे एसएचओ साहब के सामने। अब वो कहते हैं, एसएचओ साहब जो थे उपेंद्र प्रताप सिंह, वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम की डेड बॉडी है, तुम पोस्टमार्टम हाउस जाओ और वहां पर देखो। अब बच्चे जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, वो देखने के बाद में जो उनकी चीखें निकलती हैं, क्योंकि वो उनकी माँ ही थी। साड़ी से बच्चे पहचान जाते हैं, हाथ पैर देखते हैं, डेड बॉडी से बच्चे उनको पहचान जाते हैं कि ये हमारी माँ ही हैं। और जो मामा होता है उनका, वो और दोनों बच्चे ब्लक ब्लक कर रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि हमें अपनी माँ को कुछ इस हालत में देखना पड़ जाएगा जिंदगी में। और उसके बाद जब एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह को पता चलता है कि जिस महिला का कत्ल हुआ है वो इन बच्चों की माँ ही है, तो वो बच्चों के पास आते हैं और बच्चे रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, उनको तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पे कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। उसके बाद में जो बच्चे थे वो तो कहाँ ही तसल्ली में आने वाले थे, क्योंकि माँ जो चली गई थी इस दुनिया से। लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही होता है और पुलिस तुरंत ही जांच पड़ताल में लग जाती है। जहां पर महिला की डेड बॉडी मिली थी लॉज में, उसके पास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनकी रिकॉर्डिंग चेक होनी शुरू हो जाती है। उसमें एक रिकॉर्डिंग आती है कि ये महिला एक आदमी के साथ आ रही होती है। तो वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद में पुलिस इन बच्चों को दिखाती है कि ये महिला के साथ में आदमी कौन है। तो बच्चे कहते हैं ऐसे ऐसे, ये हमारे पिताजी हैं और इनका नाम अशोक है।
पुलिस फिर लॉज में पहुंची जहां पर महिला का कत्ल हुआ था, पूछताछ करने के लिए। और वहां पे जाके जब पूछताछ करनी चालू करी कि इनकी कोई आइडेंटिटी थी, क्या कुछ था, तो वो लॉज वाले ने बताया कि नहीं सर, इनको एक आदमी सुरेश है जिसका नाम, वो लेकर आया था, उसको ये रास्ते में मिले थे और ये कह रहे थे सुरेश सबकी मदद कर रहा है यहाँ पर महाकुंभ में, जितने भी लोग आए हुए हैं राहगीरों की, और ऐसे ही इनकी सुरेश से दोस्ती हो गई थी, ये जो व्यक्ति है रिकॉर्डिंग में। और इन्होंने कहा था कि मतलब हम ज़्यादा अमीर नहीं हैं, हम गरीब से हैं, हमारी मदद कर दीजिए, 5-6 घंटे में हमारी ट्रेन है, हमने स्नान कर लिया है, हमें सिर्फ आराम करने के लिए कोई कमरा चाहिए सस्ता सा। तो सुरेश ने कहा चलो आप परेशान मत हो, आपको 5-6 घंटे के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे और आपको आराम करने के लिए एक कमरा मैं दिलवा देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, 500 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये करीब रात के 18 फरवरी को 9 बजे आए थे हमारे यहाँ पर। और उसके बाद में मैंने इनसे जब आईडी मांगी तो इन्होंने कहा अरे 5-6 घंटे की तो बात है, हम कोई आईडी वगैरह लेकर ही नहीं आए हैं कि महाकुंभ में खो खा जाएगी, इससे बेहतर है हम अपने सारे डॉक्यूमेंट छोड़ कर आए हैं। तो मैंने इनसे कहा था चलो कोई नंबर ही लिखवा दो अपना, तो इन्होंने कहा कि नहीं, कोई नंबर भी नहीं है हमारे पास में, और इसलिए हम आपके पास आए हैं, और ये हमारे साथ में भी हैं, आपके कोई जानकार हैं ये सुरेश, क्योंकि सुरेश वहीं पर राहगीरों के मदद कर रहा था, तो उसके आसपास के इलाकों में थोड़ी जानकारी बैठ गई थी। तो सुरेश कह रहा था कि अरे दे दो उनको, सुबह को तो निकलना ही है। तो मैंने इस वजह से उनको रूम दे दिया था। और लॉज वाला कहता है कि उन्होंने इतना जरूर बताया था कि हम दिल्ली से हैं। फिर पुलिस दोनों बच्चे जो थे उनसे कहती है कि अपने पिताजी से हमारी बात कराओ या फिर उन्हें कहीं पर बुलाओ। अब बच्चे अपने पिताजी से बात करके अपने पिता अशोक को कहीं पर बुलाते हैं, जहां पर पुलिस पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही अशोक वहां पर पहुंचता है, उसको पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और पुलिस पूछताछ करना चालू कर देती है कि जब तुम लॉज में रुकने के लिए गए थे तो तुमने अपनी कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं दी थी, और आइडेंटिटी नहीं दी थी तो नंबर क्यों नहीं लिखवाया था। अशोक से जब पुलिस पूछताछ करना चालू करती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, आखिर तुमने अपने बच्चों के सर से उसकी मां का साया क्यों उठा दिया, तो अशोक चौंक जाता है और अशोक कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी को खुद ढूंढ रहा हूं, मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा। जैसे कि हमेशा से ऐसा ही होता है कि अपराधी कभी भी शुरुआत में तो अपना जुर्म कबूल करता ही नहीं है, लेकिन पुलिस बाखूबी जानती है जो अपराधी होते हैं उनसे उनका जुर्म उगलवाना। जब पुलिस ने उस पर प्रेशर बनाया कि सच सच बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को आखिर क्यों मारा और कैसे मारा, तो उसने बताया कि करीब रात का 1 बजे का टाइम था लॉज में, और ये जो मीनाक्षी थी इसकी पत्नी अशोक की, वो टॉयलेट करने के लिए गई थी और उसने वहीं मौका देखकर बाथरूम में ही उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी, चाकू से गोद गोद कर उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ये सुनने के बाद में बच्चे भी चौंक गए और साला जो था वो भी चौंक गया कि आखिर क्यों मारा, मतलब अब बच्चे सोचे हमारी माँ को क्यों मार दिया, और जो साला था वो भी सोचा कि बहन को मारा क्यों, आखिर वजह क्या थी। तो पुलिस ने जब जानना चाहा कि ये बताओ कि मारा क्यों, तो आप भी चौंक जाएंगे वजह जानकर। उसने बताया कि जो अशोक था उसका एक अवैध संबंध था दिल्ली में ही किसी दूसरी महिला के साथ में, और इस चीज का पता मीनाक्षी को चल चुका था, और मीनाक्षी इस चीज का रोज विरोध किया करती थी और हमेशा इस चीज पर इनके घर में कलेश झगड़े रात और दिन हुआ करते थे। हर तीसरे दिन का इनके घर में ये काम था, लड़ाई हुआ करती थी। इसी वजह से मीनाक्षी जोर डालती थी कि वो जो दूसरी महिला है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो अशोक था वो किसी भी हाल में उस महिला को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, और वो चाहता ही नहीं था कि मैं उस महिला को छोड़ूंगा। पुलिस ने अशोक को ये सब सुनने के बाद में अपनी हिरासत में ले लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल भेज दिया। अशोक ने यहाँ तक कि जो महाकुंभ था वहां से वीडियो बनाकर भी शेयर करी थी सोशल मीडिया पे कि हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं और बहुत प्यार है। कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई शक भी नहीं कर सकता था उस पर कि ये ही अपनी पत्नी का कत्ल कर देगा। और तो और जो सीसीटीवी कैमरा वाली वीडियोस थी जो पुलिस ने देखी थी, उसमें भी अशोक अपनी पत्नी मीनाक्षी का हाथ पकड़ के इतने प्यार से चल रहा था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मीनाक्षी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी स्नान होगा, और उसने ये जो जिद करी है ये वो मौत के करीब जा रही है और अपने बच्चों से आखिरी बार मिल रही है। मीनाक्षी का जो मैका है वो है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के पास का एक इलाका है वहां का। जब उनको पता चला तो वो लोग भी हक्के बक्के चौंक गए कि कोई दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।